गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी वो क्या होगी? फिस्कल पॉलिसी। जो भी पॉलिसी उसके रेवेन्यू और उसके एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करेगी वो फिस्कल पॉलिसी में आ जाएगी। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में हम लोग ऐसे पहले क्या देखेंगे? बजट स्ट्रक्चर। कि हमको पहले समझ में आया कि कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं उसको, है ना? तो उसमें हम लोग जैसे देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी तो मैं ब्रीफ में बताता हूं, है ना? रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना? राजस्व और पूंजी। ठीक है, उसमें वर्ड्स भी मैं हिंदी में, जैसे कई लोगों को वो वर्ड्स में, कीवर्ड्स में दिक्कत होती है, तो और रेवेन्यू को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से? रेवेन्यू रिसीव्ड, मतलब इस अकाउंट में जब पैसा आता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसके बाद हम सेम चीज किस में लगाएंगे? कैपिटल में। कैपिटल रिसीव्ड और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीव्ड मतलब प्राप्तियां, है ना? एक्सपेंडिचर। बेसिक डिफरेंस क्या है रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में? रेवेन्यू अकाउंट रिकरिंग नेचर का होता है, कैपिटल अकाउंट नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। हाँ, जैसे डेली की ट्रांजैक्शन कई बार आए, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में कई बार हमारे पास आए और जाए, वो रेवेन्यू अकाउंट में, या हमारे जो भी एसेट्स को कम न करे। ले रहे ये अगर पैसा आता है, क्लियर है, तो एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट करेगा, और यहाँ पे चीजें अफेक्ट नहीं होगी। क्लियर है? अगर पैसा आया कैपिटल अकाउंट में, तो या एसेट कम हुआ होगा या लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी। ऐसा इसमें नहीं होता है। क्लियर है? वो हम जब इसको स्ट्रक्चर बना रहेंगे तो उसमें क्लियरली देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट किया आपने, है ना? तो क्या हुआ? उसमें पैसा आया, लेकिन क्या हुआ? कम। क्लियर है? आज जैसे बोरोइंग की आपने, पैसा आया लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हुई। रेवेन्यू अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। जैसे टैक्स से टैक्स आया ना, कोई लायबिलिटी हमने नहीं क्रिएट की ना, वो हमारा पैसा हमने अच्छा, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? हाँ? क्यों लेती है? अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। क्यों लेती है? सर हमारी सुरक्षा करने के लिए। जैसे आप जैसे कोई चीज कोई लेता है तो कुछ देता भी होगा ना। इक्विटी, बेसिक सिक्योरिटी इक्विटी का है। कुछ गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है ना, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कुछ गवर्नमेंट ने किया, उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। उस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में एक हिस्सा लेती है, वो क्या है? वो ऐसे नहीं ले रही है कि बर्डन हो जाए। उसने जो सर्विस प्रोवाइड की, उससे प्रोडक्शन या फ्यूचर प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके लिए वो अपना हिस्सा लेती है और फिर वो उसमें री इन्वेस्ट करती है। तो क्या होता है? एक साइकिल चल जाती है। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट सर्विस ना दे और टैक्स ले, फिर क्या हो जाएगा? सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर है? तो हमको देखना पड़ेगा कि वो एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है और कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिससे उस चीज में सस्टेनेबिलिटी आ सके। क्लियर है? तो हम इसमें बजट स्ट्रक्चर में पूरा इसमें देखेंगे, फिर एक एक चीज देखेंगे उसमें कि कहाँ जा रही है, सही जा रही नहीं जा रही है, और कहाँ उसको जाना चाहिए। क्लियर है?
फिर हमारा फाइनेंस कमीशन है ना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे आपका सेंटर है, ठीक है, और ये स्टेट। तो देखिए हम लोग को क्या है, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो एक 280 आर्टिकल 280 सर। गुड। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे जनरली, जो आप देखे होंगे कि वेलफेयर की ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस पे हैं, स्टेट पे है। लेकिन एक उसमें एक प्रॉब्लम है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास है उतने उसके पास रिसोर्सेस नहीं है। अब उसको कैसे, उस मिसमैच को कैसे कंप्लीट करेंगे? सेंटर से लेंगे। हाँ, फंड ट्रांसफर होगा सेंटर टू स्टेट। अब उसके 3 रूट कि कैसे कैसे ट्रांसफर होता था, ठीक है। एक फाइनेंस कमीशन, एक प्लानिंग कमीशन, अब क्या हो गया वो, और एक थ्रू मिनिस्ट्रीज, जिससे कोई भी योजना चली तो मंत्रालय से सीधा क्या हो गई, वहां चली गई। क्लियर है? तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन के पहले और प्लानिंग कमीशन के बाद। तो हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन का रोल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है कि इसमें डायरेक्ट स्टेट को एक ऑथराइज किया गया है कि वो रिसोर्सेज वहां से अवेल कर सके, उसको चीजें मिल सके। तो इसमें क्या होता है, जब इस रूट से ट्रांसफर होता है, मान लीजिए इन दोनों रूट से ट्रांसफर हो रहा है, तो थोड़ा ये लोग बताएंगे कहाँ पैसा खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है। लेकिन जहाँ इस रूट से पैसा ट्रांसफर होगा तो स्टेट को एक थोड़ी सी क्या मिल जाएगी, ऑटोनॉमी, है ना। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना, तो हर रीजन का अपनी अपनी क्या है, रिक्वायरमेंट्स है। तो वो अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है। तो उसको रिसोर्स डायरेक्ट मिल जाएगा, वो अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकेगा, उसको किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। तो क्या हुआ, जब इसका रोल बढ़ गया, जब वहाँ प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ, उसके बाद इन दोनों रूट, इस रूट से पैसा कम हो गया और फाइनेंस कमीशन के रूट से पैसा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो स्टेट्स को क्या हो गया, ऑटोनॉमी हो गया, है ना, फिजिकल ऑटोनॉमी। रिसोर्सेज अपने अपने हिसाब से वो क्या कर सकता है, एक एग्जांपल हो गया डिसेंट्रलाइजेशन का भी, है ना, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन चीजें चल रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे। फिर उसके बाद जीएसटी का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लियर कि जैसे जीएसटी इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैट, तो फिर इसको जीएसटी नाम क्यों दिया गया है, वैट ही रहने देते, है ना। क्यों, क्या डिफरेंस है ऐसा बेसिक डिफरेंस जो वैट को जीएसटी से क्या करता है, अलग कर देता है। मोर एफिशिएंट होगा तभी तो आया है, सुपरसीड किया उसको। तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वैट और जीएसटी में, प्रिंसिपल वही है, जिस प्रिंसिपल पे वैट काम करता है उसी पे ही जीएसटी भी काम करता है। लेकिन डिफरेंस उसमें कहाँ आ जाता है, किस पॉइंट पे जीएसटी जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है वैट, कैस्केडिंग इफेक्ट, है ना। तो कहाँ पे, मतलब किस स्टेज पे आके वैट जीएसटी मोर एफिशिएंट हो जाता है ना। मेन चीज कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाता है। वो हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, पूरा न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे कहाँ डिफरेंस आ जा रहा है। ये टैक्स स्ट्रक्चर को क्या बनाता है, और एफिशिएंट बनाता है। एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, हाँ? जिसमें बर्डन ना हो। बर्डन किस पे,
एफिशिएंट तो मतलब सर कि कॉस्टली ना हो, टैक्स कलेक्शन भी कॉस्टली ना हो। क्या tax- कॉस्टली? सर लीकेजेस कैसे लीकेजेस? सर जैसे कि टैक्स इवेजन्स जिनसे टैक्स लिया जा रहा है उनके बाद अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, उसके रिस्पेक्ट में बताइए आप। जैसे चीजें समझ में आ जानी चाहिए ना, ये है एफिशिएंट मतलब ये एफिशिएंट है भाई। अभी मैंने क्या कहा था, टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट? कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की होगी, उससे प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अब टैक्स जब ले गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी ना इंक्रीज हो और क्या ले ले, टैक्स ले ले, तो एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो एफिशिएंसी नहीं आएगी ना, तो वो एफिशिएंट होगा। अब इसमें क्या हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट से क्या होता है, वो काम किया नहीं है तब भी क्या हो गया, टैक्स ले लिया। तो जैसे बताया बर्डन क्या हो जाएगा, तो उतना टैक्स लो है ना जितना आपने काम किया है। तो जो वैल्यू एडिशन होता है ना, तो आपने इतना वैल्यू ऐड किया, उसमें वो वैल्यू क्यों ऐड हुई कि गवर्नमेंट का भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, तो वैल्यू क्या हो गई, ऐड हो गई। तो वैल्यू जितना गवर्नमेंट की हेल्प से वो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, वो प्रोडक्शन हुआ, उसमें गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन ले लेती है, जिससे फर्दर और कंट्रीब्यूशन कर पाए। ठीक है, तो एफिशिएंट और सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम क्या होगा, जब टैक्स उस प्रोपोर्शन में लिया जाए जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग इसमें जीएसटी देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, और वैट से उसको थोड़ा सा पीछे जाके वैट से कंपैरिजन करेंगे और बिफोर वैट। ठीक है, तो जीएसटी डायरेक्ट पे लगता है इनडायरेक्ट पे, इनडायरेक्ट है ना, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसमें हम लोग दोनों देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है या इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन, और कौन सा ज्यादा अच्छा होता है। जैसे आप किसी का कंट्री का टैक्स स्ट्रक्चर देखिए और उसमें देखिए कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, उसको आपको अंदाजा लग जाएगा क्या कि इकोनॉमी कैसे चल, एक आइडिया लग जाएगा, मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में इकोनॉमी जा रही है, ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होने पे जा रही है या डायरेक्टली। क्लियर है? तो वो हम लोग देखेंगे, और उसी के क्रम में टैक्स रिफॉर्म्स, है ना। क्लियर है? तो ये हम लोग इसको देखते हैं। क्लियर? मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग ये देखते हैं, पहले एक बेसिक थ्योरी समझेंगे। ठीक है, हेक्सर रोलिंग एचओ थ्योरी बोलते हैं। फिर उससे आपका क्या हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि किसी कंट्री को कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, कौन सी इंपोर्ट करनी चाहिए। क्लियर है? तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, है ना। तो इससे आपको ये मतलब उस डायरेक्शन में जाएंगे कि उसको आपको पता चलेगा कि इंडिया को कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, कौन सी इंपोर्ट। तो क्या उस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा हर चीज को जज करने के लिए आपको एक जरूरत पड़ती है ना। एक लेवल आता है जहाँ पे हर चीज को जज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको एक ऐसी चीज चाहिए जिससे आप दूसरों कंपेयर कर सकें, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उसके बाद फिर हर पर्टिकुलर केस अपने आप में एक इम्पोर्टेंट होता है ना। आप उसको वहां पे फिर आपको बाद में जाकर रियलाइज हो पाएगा कि जज करना कितना कठिन काम है। इसको हम कंक्लूसिव जजमेंट किसी को दे नहीं सकते हैं, वो केस बाय केस चीजें होती है। लेकिन जनरली एक चीज को समझने के लिए शुरुआत के लेवल पे एक स्टैंडर्ड सेट हो, तो उससे हम लोग क्या है कर लेंगे। तो हेक्सर रोलिंग थ्योरम क्या करती है, आपको एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी जिससे आप चीजें देख सकते हैं कि कौन सी चीजें किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करनी चाहिए, कौन सी इंपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है,
जैसे आपने सुना होगा ना कि इंडिया को लेबर इंटेंसिव, क्योंकि हमारे पास वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है ना, हमारे पास अभी एम्प्लॉयमेंट का इशू ज्यादा है, तो हमको लेबर इंटेंसिव क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, और कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट करना चाहिए। फिर उस हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे। तो इसमें हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा इसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे हमने बजट का स्ट्रक्चर देखा था ना, तो वैसे ही यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इसको दिखाते हैं इसमें। स्टेटमेंट ऑफ द ऑल रिसीव्ड फ्रॉम अदर वर्ल्ड एंड टू द वर्ल्ड। एकदम सही। एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है वो एक जगह लिखी जाती है, वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाम क्या है, बैलेंस है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है वो एक जगह लिखते हैं, उसके वो क्या है, वो जगह बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस क्यों बोला है, कॉमर्स वाले जानते होंगे ना, इक्वल करना, जो भी अकाउंट होंगे उनका सम क्या होगा, इक्वल होगा। जीरो हो जाएगा। अगर हम साइन के पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंग लें तो सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन से अकाउंट है, करंट, कैपिटल और ऑफिशियल रिजर्व। प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कोई आइटम दे देते हैं तो उसमें पूछते हैं कि ये करंट अकाउंट में है कि कैपिटल अकाउंट में है ना। ऐसे क्वेश्चन जनरली दो अकाउंट में ही क्लासिफाई करते हैं। तो करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्स सिंबल ले लूंगा मैं एक्सपोर्ट का, एम इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मर्केंडाइज, ठीक है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसको आप छू सकते हैं, और वो भी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन से, सर्विसेज के एक्सपोर्ट, सर्विसेज के एक्सपोर्ट और सर्विसेज के इंपोर्ट। उसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल, है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक क्वेश्चन आता है ना, तो एक वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। तो किसका, मर्केंडाइज का कि इनविजिबल, विजिबल का है ना। जो आप मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। वो हम लोग टेंशन नहीं लीजिए, वो हम लोग क्या है डिटेल में उस चीज को देखेंगे। अब मैं एक ओवरऑल आपको व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें आएंगी, देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट और रेमिटेंसेस भी, जो बाहर से पैसा आता है ना, जैसे लोग बाहर गया होते हैं तो फैमिली को पैसा करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, है ना, क्लियर है। इसमें क्या होगा, एफडीआई, लॉन्ग टर्म एफआईआई, है ना, और जो ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, वो हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब फिर जैसे हमने देखा था ना बजट में, क्या देखा था, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, लॉन्ग टर्म एसेट और लायबिलिटी का जो इन्फ्लुएंस करता है कैपिटल में, जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है वो रेवेन्यू अकाउंट में। यहाँ पे क्या डिफरेंस है करंट अकाउंट और कैपिटल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। करंट अकाउंट में जो भी चीज आएंगी
उनको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? रियल फोर्सेस। आपने चीजें बनाई है ना, काम किया है, तो प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन से आपने एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें आपकी जरूरत के, तो यहाँ पे जो रियल फोर्सेस होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती है। और यहाँ पे कौन सी? मॉनेटरी फोर्सेस। मॉनेटरी फोर्स कौन सा है? जैसे इंटरेस्ट रेट, कोई एफडीआई क्यों नहीं लगाएगा? यहाँ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, जी सर। एफआईआई क्यों आएगा? इंटरेस्ट रेट उसको ज्यादा मिल रहा है। और एफडीआई एफआई में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे, विच इज बेटर। ठीक है, और क्या ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेटर है कि नहीं बेटर है, या किस स्टेज पे जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये ज्यादा बेटर है, ये कम है? क्लियर है? वो सारे डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि कैटेगराइज करना अच्छा है कि नहीं। क्लियर है? तो इसमें हम लोग, तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट में है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? मॉनेटरी फोर्स। क्लियर है? तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर हो गया। फिर 6 पॉइंट इसमें हम लोग इसी में इंटरनेशनल ट्रेड में फिर हम लोग और देखेंगे रिफॉर्म्स में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। जो भी रिफॉर्म हुए हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, जनरली इसको हम लोग उसमें रिफॉर्म्स में डालेंगे। ये एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, है ना? 1991 के बाद रिफॉर्म्स हुए हैं। प्रोसेस क्या वहीं से शुरू हुई थी या प्रोसेस पहले से चालू हो गई थी, है ना? तो उसमें हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट में या एक्सटर्नल मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेड में हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं, है ना? उसमें एक्सचेंज रेट करेंगे। एक्सचेंज रेट जैसे आप लोग देखते हैं ना कि $1 इतने डॉलर में, तो मान लो 70 कुछ भी हो गया, तो उतना ही क्यों? कम क्यों नहीं? ज्यादा क्यों नहीं? कम करने से क्या होता है, ज्यादा करने से क्या होता है? ये सारे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस उसको देखेंगे। क्लियर है? तो आपने तारापुर कमेटी, तारापुर का नाम सुना? तारापुर कमेटी रिपोर्ट, है ना? तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इंडिया में है कि नहीं है, फुली कन्वर्टिबल है कि पार्शियल है, पूरा होना चाहिए कि नहीं, करंट अकाउंट में कन्वर्टिबल है कि कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबल है। पहले तो कन्वर्टिबिलिटी का मतलब समझेंगे क्या होता है, फिर देखेंगे यहाँ कन्वर्टिबल है कि पूरा रिफॉर्म, और उसके बाद क्या किससे जोड़ना है सारी चीजों को? करंट से जोड़ना है। एक ओवरऑल व्यू देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट कितना जा रहा है, इंपोर्ट कितना जा रहा है। इसमें हम लोग एक चीज और देखेंगे कि क्वांटिटी, वॉल्यूम एक्सपोर्ट का, डायरेक्शन एक्सपोर्ट का, ना? कि कितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और किस किस डायरेक्शन में करते हैं, मतलब किस कंट्री से हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। फिर इश्यू देखेंगे कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्लियर? तो इसमें एक्सपोर्ट, तो उसमें पूरा फिर किससे कंपेयर करेंगे चीजों को? जो थ्योरी हमने क्रिएट, जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक्चुअल रूलिंग थ्योरी, जो एचओ थ्योरी जो है, उससे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। क्लियर है? फिर ओवरऑल आपका व्यू हो जाएगा। ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी ना, मुद्रा। फिर मैंने क्या कहा था, इसका बताया था आप लोग को क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी? Demand of money and supply and demand of money. So the RBI is Yes. है ना? monetary policy RBI. वो पॉलिसी जो इकोनॉमी में मनी की क्वांटिटी को अफेक्ट करती हो, वो पॉलिसी जो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी या मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी। ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी। और किसके पास पावर है? आरबीआई के पास। क्लियर है? कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि गवर्नमेंट के डिसीजन से भी चीजें क्या हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं, लेकिन जनरली जो पॉलिसी मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है
वो मॉनेटरी पॉलिसी है और ये पावर आरबीआई के पास है। क्लियरली? तो उसमें दो हो जाती है आपके मैं देखूंगा कि जो हम लोग देखेंगे क्या इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम वो काम कर सकते हैं। कौन सा काम? मनी सप्लाई आरबीआई के पास ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अब इस इंस्ट्रूमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्लियर है? अब ये क्वांटिटेटिव में हम लोग डिवाइड कर देंगे, जैसे इसमें कुछ पॉलिसी रेट्स ना और अदर्स। पॉलिसी रेट्स कौन कौन से होते हैं? रेपो रेट, रिजर्व रेपो तो इसमें आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये तीन किसमें आ जाएंगे? पॉलिसी रेट। और कौन से हैं अदर्स में? जैसे आपने बताया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट ना। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट हम लोग टोटल देखेंगे। इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? ये वाले में जैसे अब कईयों ने पॉलिसी रेट पूछा तो सीआरआर ने इसको इंक्लूड कर दिया था, है ना। सर एक पर्टिकुलर रेट होता है जो बैंक डिसाइड करता है। शॉर्ट टर्म ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। तो जैसे मनी मार्केट में मैं किसको कैटेगराइज करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है? विद इन 1 ईयर शॉर्ट टर्म एंड एक कैटेगराइजेशन लिमिट क्या है? 1 ईयर। 1 ईयर से नीचे क्या हो जाएगा? ये लॉन्ग टर्म है ना। जैसे कैपिटल मार्केट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म है। तो उसमें हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे अभी, शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म और फाइनेंशियल मार्केट। अभी मैं आता हूँ इस पे फाइनेंशियल मार्केट पे कि क्या होता है। क्लियर है? तो अब देखना, आपने देखा होगा ना कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें पहले 1% 1 बीपीएस का डिफरेंस था, है ना। फिर उसके बाद 0.5 का आया, तो ये और भी डिक्रीज। तो ये डिक्रीज रेंज क्यों हो रही है? जो डिफरेंस है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है? इंटरेस्ट रेट जो है वो चीजें आपका जो रेंज है उसको क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं डिक्रीज? इंक्रीज क्यों नहीं कर रहे हैं? मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए increase करना। लिक्विडिटी को इफेक्ट करना। मनी सप्लाई को बढ़ाने सर मार्केट में वहां पे हमको जाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। क्लियरली कि क्या होता है इंटरेस्ट रेट? पब्लिक को डेब्ट देती है। तो लैंडिंग मनी सप्लाई मार्केट इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। जैसे होता है ना, जैसे चीजें समझ में आ जानी चाहिए वो चीजें मैंने बताया। तो इंटरेस्ट रेट क्या है? जैसे मान लो फिशर ने एग्जांपल दिया है ना, जैसे आपने कुछ जो ह्यूमन नेचर है उसको प्रेजेंट वो प्रेफर करता है किससे? फ्यूचर से। प्रेजेंट को प्रेफर करता है ना, आज की चीज ज्यादा बढ़िया लगती है। कौन सी ऐसी चीज है जो फिर वो धीरे धीरे आपको
प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ ले जाती है, वो भी देखने को मिलता है। कौन सी ऐसी चीज क्या प्रेजेंट से थोड़ा सा फ्यूचर देखने पड़ लगते हैं, मतलब कि आगे क्या होगा? डेवलपमेंट एजुकेशन, जैसे जैसे एजुकेशन होगी आप क्या होगा, फ्यूचर को भी देखने लगेंगे, है ना। जैसे एजुकेशन नहीं होती है तो आपने जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो फ्यूचर के भी जैसे जैसे हम लोग की लिटरेसी बढ़ती जाती है तो हम लोग यार बाद में क्या करेंगे, तो एक एलिमेंट कौन सा आ जाता है ह्यूमन के अंदर थ्रू एजुकेशन, वो सेक्रीफाइस करने लगता है अपना प्रेजेंट, है ना, कि अभी नहीं करेंगे। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप लोग काम भी तो कर सकते थे, है ना, पैसा कमा सकते थे तो उसमें एंजॉय भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और सेक्रीफाइस किस लिए कर रहे हैं, फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो उस सेक्रीफाइस के लिए आपको कुछ क्या हुआ, मिलना भी चाहिए, क्लियर है। तो जब आपके पास पैसा है, आपने अभी नहीं खर्च किया, मन तो कर रहा है अभी खर्च करने का, लेकिन आपने अभी खर्च नहीं किया, उसको सेव किया, क्यों, कि फ्यूचर में ज्यादा मिल जाएगा। तो वो जो सेक्रीफाइस करने के लिए आपको प्राइस मिला है, वो इंटरेस्ट है, क्लियर है। मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, किसी डेफिनेशन है, क्लियर है, क्लियर है। तो अभी थोड़ा सा अंतर समझ में, है ना। तो अब ये बात आती है कि क्या आरबीआई में ये पावर है कि उस प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या वो रियल फोर्सेस से ही क्या होता है, गवर्न होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो रेंज कम कर रहे हैं वो क्या एक्चुअली में रेंज, उनके पास पावर है कि वो रेंज कम कर सकते हैं कि नहीं, और क्यों करना है, क्लियर है। तो वो हम लोग उसमें देखेंगे। इंटरेस्ट रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन इंस्ट्रूमेंट है, ये सब इंटरेस्ट रेट से ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ये क्वांटिटी ऑफ मनी से इंटरेस्ट डिफरेंस उसमें क्रिएट कर रहे हैं। और क्वालिटेटिव में क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में कहाँ आ जाएगा, अदर नहीं है ना। ये भी क्वांटिटी को क्या है ना। इसमें हम लोग जो मनी का इसमें क्वांटिटी चेंज कर रहे थे, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मॉरल सुएशन, ठीक है। और या डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, डिफरेंट सेक्टर में क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, चेंज कर देंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्लियर है। तो इसमें हम लोग ये, अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल मार्केट पे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, क्या होता है फाइनेंस मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, शेयर डिवेंचर वगैरह, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है सेलर और ना, बायर, सेलर और बायर क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं वहां पे, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा, सेलिंग और बाइंग, ये वो मार्केट है जहां पे सेवर और बारोवर क्या होंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जैसे कई लोगों के पास पैसा ज्यादा है, वो सेव करेंगे, और कई लोगों को जरूरत है पैसे की, वो बोरो करेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट वो होता है जहां सेवर और बोरोवर आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो क्या होगा, जहां पे जैसे मान लो सेव करके आपने एक जगह रख लिया, वो चीज अगर कहीं और जाके प्रोडक्शन में इंक्रीज करा देते तो क्या होता, अच्छा होता। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मनी मार्केट।
मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब इनमें डिफरेंस आप जान गए हैं, क्या डिफरेंस है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। एक साल से नीचे आ जाएगा तो, एक साल से ऊपर चले जाएगा तो कैपिटल मार्केट। क्लियर है? तो मनी मार्केट के जैसे आपने वो सुना होगा नाम, ट्रेजरी बिल्स। क्या होते हैं ट्रेजरी बिल्स? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किसका होता है? गवर्नमेंट का रहता है कि आरबीआई का रहता है? होता गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, इसका आरबीआई है ना? आपने सुना होगा आरबीआई इज द बैंकर ऑफ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट का बैंक है। बैंक, बैंकों का बैंक तो है ही है, वो गवर्नमेंट का क्या बैंक। तो सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल रहती गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, लेकिन उसको इशू कौन करता है? क्वेश्चन एक बार आया हुआ है ना कि ट्रेजरी बिल किसका है या ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, उसमें दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आप हम लोग देखेंगे कि इसको इशू करने की पावर चेंज हो रही है, मतलब अथॉरिटी बनाई जा रही है या उस डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो वो क्या सही है कि नहीं है। ठीक है, और भी इसमें इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 ईयर है ना? अब इसमें कैपिटल मार्केट में फिर दो कैटेगरीज आ जाएंगी, कौन सी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक और द्वितीय, है ना? ऐसे बोलते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होगा? फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम। आईपीओ, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर निकाल रही होगी, उसमें ये भी देखेंगे कि क्यों कंपनी शेयर निकालती है, क्योंकि फाइनेंस मार्केट है। तो क्या हो रहा होगा वहां पे, क्या हो रहा होगा? सेवर और बोरोवर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो कंपनी को पैसे की जरूरत है ना, इन्वेस्टमेंट करना है उसको, और जिनके पास पैसा है वो वहां पे जाके उनका शेयर ले लेंगे और उनको पैसा दे देंगे। तो प्राइमरी मार्केट में जब पहली बार जो है कंपनी शेयर अपना इशू करती है, और सेकेंडरी मार्केट में जो बाय कर सकते हैं, बाय कर लिया शेयर, अब आपस में क्या होगी? ट्रेडिंग। क्यों करते हैं ऐसा? क्या बेसिक रीजन है, मतलब कौन सी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर देता है कैपिटल मार्केट, वो देखिए क्या हम लोग ना उसको डीप में समझेंगे कि उससे हमको क्या फायदा हो जाता है, कौन सी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है ट्रेडिंग के थ्रू जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाता। एक हिंट देता हूं, मान लो इनसे हमने, मैं कंपनी हूं, इनसे हमने पैसा लिया। अब कंपनी को तो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। अब पता लगा हम कंपनी जो है, कंपनी अपनी सेटअप कर रही थी, मशीन वगैरह लगा रही थी, इन्होंने उधार दिया था, आके मांगने लगे। अभी हमारा प्रोडक्शन भी नहीं शुरू हुआ और इन्होंने कहा हमारा पैसा वापस करिए, फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। अब ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा? है ना, इनको कोई और दे दे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, मुझसे हो जाए, तो कंपनी तक वो बात पहुंच नहीं पाएगी। तो वो क्या, शेयर मार्केट क्या कर रहा है? लिक्विडिटी दे रहे हैं। लिक्विडिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो जा रही है। क्लियर? अब देखिए, पार्टिसिपेंट्स शेयर मार्केट में जितने ज्यादा होंगे उतने ही क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा। मान लो 2 ही लोग हैं और दोनों को जरूरत पड़ गई, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कैपिटल मार्केट और एफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आप नहीं तो दूसरा तीसरा। क्लियर है? और लिक्विडिटी भी रहेगी, क्यों? जब जरूरत होगी उसी टाइम दूसरा बंदा ले लेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंस मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग देखेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा हम लोग रिफॉर्म्स देखेंगे, जो भी बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए हैं, है ना, जैसे चक्रवर्ती कमेटी हो गई, उसका रिकमेंडेशन, नरसिम्हा कमेटी हो गई, नरसिम्हा कमेटी हो गई, उसका रिकमेंडेशन थोड़ा सा देखेंगे, रिसेंट में क्या हो रहा है। और हर चीज को मैंने बताया ना, इकोनॉमिक्स में हर चीज को हम करंट से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस्ड ही होते हैं। ये तो आपका बेस हो, जिसको आप पहले से आपको क्या हो पता हो। क्लियर है? ठीक।